गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अवकलज करने के बाद समाकलन वाली प्रश्नावली में पहुंच चुके हैं। समाकलन में आपको बताया गया था, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव की हेल्प से हमने समाकलन या एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। फिर कुछ सूत्र बताए थे, उन सूत्रों का डायरेक्ट प्रयोग किया गया। अब देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे आगे की प्रश्नावलियों में जिनको हम डायरेक्ट सूत्र से नहीं कर पाएंगे। तो वो जो टॉपिक है आपका वो लिखा हुआ है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और इसमें कोई स्पेशल मेथड जैसे नहीं, प्रतिस्थापन कब लगाएंगे वो ये चीज लिखी है मैंने, तो किताब में लिखी है, बाद में समझाऊंगा मैं इस चीज को। पहले आप देखिए प्रश्नावली में क्यों इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो प्रतिस्थापन करना पड़ेगा हमें वेरिएबल का। जैसे आप देखिए ये इंटीग्रेशन लिखा है मैंने, किसका इंटीग्रेशन, cos 2x। आप अपने सूत्रों को याद करिए, जो आपने सूत्र पढ़े हैं समाकलन में, उसमें आपने cos 2x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, आपने किसका पढ़ा है, cos x का। इसका मतलब इस वेरिएबल की जगह पर क्या होना चाहिए था, एक नया वेरिएबल x होना चाहिए था। अब x को दोबारा से x तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस वेरिएबल को प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैसे प्रतिस्थापित कर देते हैं, इस 2x की जगह पर बुक में जो नोटेशन यूज किया वो t यूज किया, तो 2x की जगह आपने t पुट कर दिया। अब जब ये फलन मैंने x की जगह 2x की जगह t पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, cos of t। जब फलन x का था तो समाकलन x के सापेक्ष हो रहा था, अब फलन t का है तो समाकलन भी किसके सापेक्ष होना चाहिए, t के सापेक्ष। तो इसका मतलब मुझे अब dx का मान निकालना पड़ेगा, किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। इसलिए जब हम ये प्रतिस्थापन करते हैं तो यहाँ से अब dx को आप समझते हो डिफरेंशिएशन करना, तो हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, आपकी इच्छा, आप x के सापेक्ष भी कह सकते हैं और t के सापेक्ष भी। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और t का कितना आ गया, dt/dx। हमें किसका मान चाहिए था, dx का। तो आप यहाँ से प्रतिस्थापित कर लीजिए इसको, dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, dx का मान कितना आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है तो 1/2 cos of t। अब ये एक ऐसा फलन आ गया जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। आप सोचिए cos x dx लिखा है, तो cos x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। और ये भी बताया गया है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगाने के बाद एक आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन लेकिन x का था, लास्ट में t की वैल्यू पुट करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 sin 2x प्लस कांस्टेंट, एक ये होगा। अब ऐसी दूसरे प्रश्न को देखिए, सब में ऐसा ही नहीं होता। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ये 2x ये नीचे नहीं लिखा होता, 2x dx लिखा होता तो आप इजीली 2 को बाहर कर लेते और x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता था। लेकिन इसमें 1 + x² भी लिखा है हर में। अब इसमें किस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये तो ठीक है, इसमें ये परेशान कर रहा है तो हम लोग किसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं, 1 + x² की जगह नया वेरिएबल t रख देते हैं। फिर वही बात आपको बताया, मैं t मानूंगा तो डिफरेंशिएशन की जरूरत भी पड़ रही है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x और t का dt/dx। तो यहाँ से आप dx का मान निकाल लीजिए, या पूरा ही यूज हो गया, देखिए 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो 2x dx की वैल्यू dt हो गई, और अपॉन में आपके पास t हो गया। अब आप क्या सोचिए, 1/x dx वाला रिजल्ट, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा log x था। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं log जब भी लिखूंगा तो ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगाया जाता है। तो log ऑफ t की वैल्यू कितनी थी आपके क्वेश्चन में, 1 + x²। अब आप देखिए 1 + x² लिखने के बाद ये मॉड नहीं भी लगाएगा चलेगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखवा दो आप, स्क्वायर करने के आप पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे पॉजिटिव भी होगा, इसलिए 1 + x² में मॉड नहीं भी लगाएगा, तो आप समझिए ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी एक और प्रतिस्थापन देखिए, इसमें tan 1 x/1 + x² लिखा है। अभी इस प्रश्न में मैंने 1 + x² को t माना था, इसमें 1 + x² को t लिख के फायदा नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि 1 + x² को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था, 2x। क्या यहाँ है कहीं, नहीं है। तो अब देखिए आप किसको मान के देख लेते हैं, फिर tan 1 x को। आप कहोगे ऐसा मानने की जरूरत ही क्या है, ऐसा भी आप कभी करोगे। tan 1 x का आप देखिए इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले बताए होंगे, कहीं पर भी tan 1 x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। हमें जब डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं आते तो हम शायद सोच सकते हैं कि उसमें हम क्या लगाएं, प्रतिस्थापन लगाएं, ठीक। तो हम लोग ने क्या फिर से प्रतिस्थापन क्या लगाया, 1 + x² को आप सोचोगे जैसे इसमें क्या वैसे इसमें करके देखिएगा तो 2x आएगा, जबकि यहाँ कहीं भी इस फलन के पास 2x नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, tan 1 x को t मानते हैं। अब ये t माना तो अब इसका अवकलन करिए, तो tan 1 का डेरिवेटिव याद होगा आपको, 1/1 + x² और t का क्या आ गया, dt/dx। ये फायदा हो गया कि जो हर में लिखा हुआ है वह प्रयोग हो गया। क्या प्रयोग हुआ, dx/1 + x² की जगह क्या बन जाएगा, dt। तो dx/1 + x² की जगह dt हो गया, और tan 1 x को मैंने t लिखा था, ये t हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, सोचो, x dx वाला, पावर वाला। क्या फॉर्मूला हो जाता है, फिर पावर बढ़ जाती है, अपॉन में उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट टर्म, और ये t² की वैल्यू t कितना था, tan 1 x। तो आप इसको लिख सकते हैं tan 1 x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। ये तो मैंने क्वेश्चन करवा दी। अब देखिए जो लिखा है किताब में वो इस तरह की बातें लिखी थी। वो कहता है एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए। ये फंक्शन अगर मुझे डायरेक्ट इसका सूत्र आता होगा तो आप सीधे कर देंगे, जो आपने पहली प्रश्नावली में पढ़ लिया।
अब यहाँ ऐसे फलन आगे होंगे जिनके सूत्र आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये x है उसके हिसाब से ये फलन, इसकी जगह पर ये जो x का फलन है, जैसे इस फंक्शन में आप देखिए cos 2x लिखा, तो ये x का नहीं, ये 2x का फलन हो रहा था, तो उसको हम लोग एक नए वेरिएबल t का फंक्शन मान लेते हैं। तो उसने तो लिखा है x इक्वल टू gt, ये हमें सोचना पड़ेगा कि वो फलन किस तरह से लिया जाए। जैसे मैंने यहाँ 2x को t लिया, उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया, तो इस तरह से ये फलन ढूंढा जाता है। फिर आप देखिए जब मैंने नया वेरिएबल लिखा तो यहाँ अवकलन कर रखा है dx बाय dt, और फलन अगर पता होता तो उसका अवकलन हम उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ g लिखा है तो सिंपली उसका डेरिवेटिव g डैश लिखा, तो dx का मान कितना आ गया, g डैश t dt। तो आपका जो इंटीग्रैंड fx था वो क्या बन गया, f। अब यहाँ कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए आपको, f x की जगह क्या लिखा था, gt, और dx की जगह क्या है, g डैश t dt। इस रूप में आपका जब इंटीग्रेंड आ जाता है, ये ऐसा करने का फायदा तभी होगा जब इससे ऐसा फंक्शन बन जाए जिसके इंटीग्रेशन का सूत्र आपको आता हो। तो ये इसकी प्रतिस्थापन की कोई स्पेशल मेथड नहीं है, आपको केवल आइडिया लगाना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे तब आपको खुद ही आइडिया आता है, ऐसा करके ये फलन का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो जो सीधे सीधे फलन होंगे जिनमें आप मेनली आप देखेंगे बाद में बड़े प्रश्न आएंगे, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रूप में जब होते हैं तो आप ज्यादातर या तो न्यूमरेटर को t मानने के बाद डिनोमिनेटर आ जाता है, या डिनोमिनेटर को t मानने के बाद न्यूमरेटर आता है। एक फायदा ये देखिएगा। और जब कई फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होते हैं तब भी हम देखते हैं क्या एक को t मानने पर उसका अवकलज दूसरा फलन आता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। आगे की वीडियोस में आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। उनको रट के या उनकी कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, एकमात्र उपाय है आपके लिए। थैंक यू।